Hello everyone, how are you? Friends, before starting today's lecture, I am going to reciting you a highly motivational poem. Please listen carefully. सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जो दूर है माना मिला नहीं, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। लहरों पर मोती चमक रहे, झोंके भी तुझ तक सिमट रहे। ना तूफान कोई आने वाला है, ना तूफान कोई आने वाला है, सब तह तक गोते लगा रहे। लहरें तेरी कदमों में हैं, लहरें तेरी कदमों में हैं, तू नाव पकड़ कर बस रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। धूप अभी सिरहाने है, धूप अभी सिरहाने है, मौसम जाने पहचाने हैं। रात अभी तो घंटों है, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं। इतनी दूरी तय कर आया, इतनी दूरी तय कर आया, दो पग चलने में रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। माना कि मुश्किल भारी है, माना कि मुश्किल भारी है, पर तुझसे क्या लाचारी है। ये हार नहीं बाहर की है, ये हार नहीं बाहर की है, भीतर से हिम्मत हारी है। उठ रहे यहाँ सब गिर गिर कर, उठ रहे यहाँ सब गिर गिर कर, ना उठ तू यहीं लेटा रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जो दूर है माना मिला नहीं, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। फ्रेंड्स, आज पिछला जो हमने लेक्चर इंडस्ट्रीज़ पे डिस्कस किया था, जो इकोनॉमिक से बिलोंग करता था, तो नेक्स्ट जो आज का हमारा लेक्चर है वो भी इकॉनमी से ही बिलोंग करता है, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आज हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें जितनी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मैं सभी आपके साथ डिस्कस करूँगा, और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पीपल आर ए नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स, नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। दोस्तों, इस लाइन का ये मीनिंग है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जिस कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सोच हमारी बिल्कुल गलत है। पीपल जो हैं वो एक सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वो किसी कंट्री का माने जाते हैं। तो नेचर जो है, ये नेचर ने जो हमें अगर ह्यूमन रिसोर्स दिया है तो इसे हमें अच्छे तरीके से यूज़फुल करना है। वो कैसे कैसे करना है वो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज़ दैट टर्न इनटू रिसोर्स। तो ये लोग ही हैं जो बाकी के रिसोर्सेज जितने भी हमें नेचर से मिल रहे हैं या मैन मेड जो हमने बनाए हैं, तो वो पीपल ही हैं जिन्होंने इन रिसोर्सेज को बनाया है या जो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो यूटिलाइज़ करने के लिए तो भी पीपल चाहिए ना, तो पीपल ही हैं जो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। हैंस ह्यूमन रिसोर्स इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स ही एक अल्टीमेट रिसोर्स है जो सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है। हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो अभी मैंने बोला कि ह्यूमन जो है, ये जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, ये कैसे एक अच्छा रिसोर्स सिद्ध होगा, जब हमारे सारे ह्यूमन बीइंग की हेल्थ अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, हाईली मोटिवेटेड पीपल होंगे हमारी कंट्री के, तो फिर हमारी कंट्री जो है वो एक डेवलपमेंट की तरफ जा सकती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट की भी एक मिनिस्ट्री है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। ये मिनिस्ट्री जो है वो 1985 को बनाई गई थी। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके क्या एम है और ये कब बनाई गई थी। तो ये 1985 को बनाई गई थी, और इसके एम क्या थे, इसके लक्ष्य थे टू इम्प्रूव पीपल्स स्किल, लोगों की क्षमताओं को इम्प्रूव करना। दिस जस्ट शोज हाउ इम्पॉर्टेंट पीपल आर एज ए रिसोर्स फॉर द कंट्री। इस मिनिस्ट्री का ये एहसास दिलाना था कि कैसे ये जो पीपल हैं वो एक कंट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री
कौशल विकास योजना। दोस्तों ये योजना के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये योजना कब स्टार्ट हुई थी, इसके क्या लक्ष्य थे, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PKVY से नोट करेंगे हम इसको, वाज स्टार्टेड इन 2015 एमिंग टू ट्रेन 1 करोड़। इसका लक्ष्य क्या था कि 1 करोड़ इंडियन यूथ को जो है वो 2016 टू 2020 तक ट्रेन किया जाएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज़ टू एनकरेज एप्टीट्यूड टूवर्ड्स एम्प्लॉयबल स्किल्स वाई गिविंग क्वालिटी ट्रेनिंग टू प्रोबेबल एंड एग्जिस्टिंग वेज अर्नर्स। यानी लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको प्राइवेटली काम करने में भी एनकरेज किया जाएगा, और एम्प्लॉयबिलिटी देने के लक्ष्य से इस मिनिस्ट्री के द्वारा, इस स्कीम के द्वारा जो है वो लोगों को 2 करोड़ यूथ को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट distribution of population. The way in which people are spread across the earth surface is known as the pattern of population distribution. यानी पूरी अर्थ सरफेस पे किस तरह से लोग जो हैं वो फैले हुए हैं, किस तरह की पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, उसी टर्म को हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। More than 90% of the world's population lives in about 30% of the land surface. दोस्तों जो हमारी अर्थ है, इसकी अगर जो हमारे पास लैंड पे 30% लैंड मास है और 70% वाटर मास है, ठीक है। तो अब ये जो 30% लैंड मास बचा, इस 30% को अगर हम 100% में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें से 30% लैंड में ही 90% पूरी वर्ल्ड की जो 90% पॉपुलेशन है वो 30% लैंड में है, और 70% लैंड में सिर्फ 10% पॉपुलेशन है, वो यहाँ तो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, और यहाँ कुछ डेजर्ट्स हैं, कुछ हार्ड डेजर्ट्स हैं, कुछ कूल डेजर्ट्स हैं, जैसे अंटार्कटिका एक पूरा कॉन्टिनेंट है जो पूरा कॉन्टिनेंट बर्फ़ से ढका हुआ है। तो कुछ ऐसी हार्श क्लाइमेट वाले रीजन्स हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है आइदर पॉपुलेशन स्पार्सली पॉपुलेटेड है या तो बिल्कुल है ही नहीं, नॉन हैबिटेट प्लेसेस भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन 2 कॉन्टिनेंट, एशिया एंड अफ्रीका। इसका मीनिंग है दोस्तों 3/4 का मीनिंग हो गया कि पूरी पॉपुलेशन की, जैसे सपोज करो दोस्तों क्वार्टर का क्या मीनिंग होता है, जैसे ये है ये हो गया 4 क्वार्टर्स, तो 3 क्वार्टर्स यानी इतनी पॉपुलेशन, इतनी और इतनी, ये वाली जो पॉपुलेशन है 3 क्वार्टर्स पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ की सिर्फ 2 ही कॉन्टिनेंट में आती है, एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आती है। यानी 66% जो 66 नहीं मान सकते हम इसको, यानी 3 क्वार्टर्स, तो यानी 75% बोल सकते हैं हम। तो 75% जो है वो पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट में ही है, एशिया और अफ्रीका में, बाकी कॉन्टिनेंट में कम पॉपुलेशन है। नेक्स्ट दोस्तों, डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन टर्म मैंने एक बार आपको पहले ही बताई है पीछे वाले लेक्चर में, फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन का क्या मीनिंग होता है। पॉपुलेशन डायनेस्टी इज़ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं उसको हम पॉपुलेशन डायनेस्टी बोल देते हैं, कि 1 किलोमीटर एरिया में कितने नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं, दैट टर्म इज़ नोन एज द डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन। तो इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसको हम डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। एवरेज डायनेस्टी ऑफ पीपल इन द होल वर्ल्ड, और पूरी दुनिया की अगर हम एवरेज डायनेस्टी बोलें तो वो 51 है, 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम एवरेज डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की बात करें तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों 2 क्वेश्चन तो ये हैं, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और 2 क्वेश्चन और हैं कि ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, या ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो जो हमने पीछे लेक्चर एक बनाया था इसके ऊपर, ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की है, हमारी इंडिया की, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो किस स्टेट की है, हमारी इंडिया की। तो आप पीछे वाले लेक्चर को हमारे पीछे वाले लेक्चर को रेफ़र कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन समझाऊंगा इस इमेज के द्वारा। तो दोस्तों ये पहला है लिव इन एशिया। तो एशिया का जो है वो ये वाले पीपल हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पीपल जो हैं वो एशिया कॉन्टिनेंट में है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है। फिर उसके बाद है लिव इन यूरोप। तो यूरोप में फिर उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे है लिव इन अफ्रीका। फिर ये वाले अफ्रीका में आगे। तो फिर है लिव इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो इस तरीके से ये जो कलर करते हुए पॉपुलेशन जो है इस इमेज में समझाई हुई है कि किस किस कॉन्टिनेंट में कितनी कितनी पॉपुलेशन है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स ये वाली जैसे एरिया वाइज मैंने आपको इमेज दिखाई, एक समझाया था कि हमारी कंट्री जो इंडिया है वो 7th नंबर पे एरिया वाइज आती है और पॉपुलेशन वाइज जो इंडिया है वो 2nd नंबर पे आती है। तो अब ज़माना थोड़ा हाई मतलब कंपटीशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो पहले ये काफ़ी था छोटे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लेना कि इंडिया कितने नंबर पे है, लेकिन अब पूरा आर्डर पूछा जा रहा है। कई एग्ज़ाम में तो इसका आर्डर पूछा जाता है जहां इंडिया को छोड़ो और किसी कंट्री को पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए आपको ये पूरा आर्डर पता होना चाहिए। ये हमारा आर्डर है हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ का। तो सबसे पहले सबसे हाई पॉपुलेशन जो है वो चाइना की है, फिर इंडिया की, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया, जापान। तो फिर इसके बाद जो है वो छोटे छोटे मतलब देश हैं, वहाँ पे बड़ी कम पॉपुलेशन है। तो ये वाला टेबल जो है दोस्तों ये सभी बच्चे लर्न कर लें, क्योंकि इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आने के चांसेस होते हैं। और जैसे ही हम आगे 9th की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको पॉपुलेशन वाइज टेबल आप लर्न करके रखिए और फिर हम आपको एरिया वाइज वाला टेबल भी दिखाएंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन होने में, उसको हम ज़रा पढ़ लेते हैं। पहले दोस्तों ज्योग्राफिकल फैक्टर होते हैं कुछ, जैसे टोपोग्राफी का मीनिंग हो गया किसी जगह पे प्लेन्स हैं, वहाँ पे रिवर वैलीज़ हैं, वहाँ पे माउंटेन्स हैं या प्लेन एरिया है, रिवर है कि नहीं है। तो ये सारे फैक्टर टोपोग्राफी के फैक्टर भी वहाँ पे वेरी करते हैं। तो इसीलिए पॉपुलेशन जो है वो वेरिएशन में रहती है, यानी कहीं ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड होती है, कहीं स्पार्सली पॉपुलेटेड होती है। फिर क्लाइमेट, वहाँ का कोई हार्श क्लाइमेट तो नहीं है, बड़ी ज़्यादा ठंड तो नहीं है, बड़ी ज़्यादा गर्मी तो नहीं है। तो इस तरीके से भी थोड़ी वेरिएशन आती है। वहाँ की जो साइल है वो फर्टाइल है कि नहीं, वहाँ वाटर अवेलेबल है कि नहीं, मिनरल वहाँ पे कैसे हैं। तो ये सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर जो हैं वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैटर करते हैं। फिर उसके बाद है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो किसी की मतलब सोशल भी अफेक्ट करते हैं, जैसे वहाँ पे घर रहने के लिए अच्छे हैं कि नहीं, एजुकेशन वहाँ की अच्छी है कि नहीं, हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पे है कि नहीं। तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो सोशल में आ जाते हैं। फिर कल्चरल में जैसे हमारा कल्चरल एरियाज़ हैं, जैसे वाराणसी हो गया, जेरूसलम हो गया, वेटिसन सिटी हो गया। तो ये जो कल्चरल प्लेसेस हैं ये भी लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो हाईली थिकली पॉपुलेटेड एरिया जो हैं ये होते हैं। और नेक्स्ट जो लास्ट रीजन है वो इकोनॉमिक रीजन है, यानी जैसे इंडस्ट्रियल एरिया जो होते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है अट्रैक्टेड होते हैं टूवर्ड्स इकोनॉमिकली डेवलप्ड एरिया की टूवर्ड्स, जैसे ओसाका इन जापान, ओसाका जो जापान में सिटी है वहाँ की तरफ लोग बहुत जाते हैं। मुंबई सिटी जो हमारी इंडिया की है वहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयमेंटी के चांस रहते हैं। तो बड़ी सारी पॉपुलेशन जो है हमारी इंडिया की उस तरफ भी जाती है। तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों पॉपुलेशन चेंज का। तो पॉपुलेशन चेंज का क्या मीनिंग है? द पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, यानी एक स्पेसिफिक टाइम में कितने नंबर ऑफ पीपल जो है वो चेंज हुए, यानी कितनी वहाँ पे डेथ हुई हैं, कितनी वहाँ पे बर्थ रेट क्या है, वहाँ का डेथ रेट क्या है, कितनी पॉपुलेशन घटी है, ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ी कि घटी। ये सारा टर्म्स जो है वो पॉपुलेशन चेंज में आती हैं। तो दोस्तों पॉपुलेशन चेंज अगर मैं आपको इमेज से क्लियर करवाऊँ तो ये पूरी की पूरी जो कंसेप्ट है पॉपुलेशन चेंज का वो मैं आपको इस इमेज से क्लियर करवा दूंगा।
तो दोस्तों ये है इमेज आपके सामने लाए हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे कैसे हुई है। तो कह रहा है कि अगर 100 मिलियन पहले की बात करें, यानी 500 BC की बात करें, तो अगर जैसे जैसे फिगर पे इमेज में दिखाया हुआ कि वहाँ पे 1% था, फिर 170 की अगर हमने 70 साल बाद की बात कर लें तो फिर 1 ही रहा, फिर 265 की बात कर लें तो 2 पीपल बढ़ गए, फिर 425 मिलियन की बात करें यानी वो 1500 BC AD की बात करें हम अगर हम, तो वो हो गया 2 पीपल बढ़े। तो फिर उसके बाद जैसे ही 1900 तक हम पहुंचते हैं तो फिर थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है हमारी, फिर 1950 के पास पहुंचते हैं तो पॉपुलेशन और बढ़ती है, फिर 1974 के पास और बढ़ती है, फिर 1999 को पॉपुलेशन और बढ़ती है, और फिर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो 1999 के बाद वो 2025 तक जो आइडिया लगाया गया है वो 2025 तक जो है वो पॉपुलेशन जो है वो 8525 मिलियन तक पहुंच जाएगी पूरे वर्ल्ड की। तो इस तरह से जो है पॉपुलेशन चेंज हो रही है। तो ये मैंने आपको इमेज से समझा दिया। अब चलते हैं अब आगे जो कंसेप्ट हैं इसके। नेक्स्ट है दोस्तों लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो टर्म है इसका क्या मीनिंग है? इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लाइफ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी टर्म का मीनिंग होता है कि एवरेज नंबर ऑफ ईयर लगाए जाते हैं कि कोई भी पर्सन जो है, जहाँ पूरी इंडिया की मान लीजिए कि इंडिया के जो अडल्ट लोग हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, यानी एवरेज हिसाब लगाया जाता है कि वो कितनी एज तक, कितने से लेके कितने तक जो है वो जी रहे हैं। यानी मतलब 85 तक जी रहे हैं, 80 तक जी रहे हैं, जहाँ 90 तक जी रहे हैं, तो इस कितने टू कितने टाइम तक वो जी रहे हैं उस टर्म को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बर्थ आर द यूजली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट। तो कितने एक साल में, एक साल के हिसाब से लगा लो कि तो नंबर ऑफ कितने पीपल जो है वो जन्म ले रहे हैं, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसको हम बर्थ रेट बोलते हैं। द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पीपल, यानी 1000 पीपल में कितने बच्चे जो हैं वो पर ईयर बर्थ ले रहे हैं उसको हम बर्थ रेट बोलते हैं। फिर डेथ रेट क्या होता है? डेथ्स आर यूजली मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट। तो कितनी डेथ हुई हैं कंट्री में उसको जो है मेजर किया जाता है डेथ रेट के साथ। दैट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल, यानी पर 1000 पीपल कितनी डेथ्स हुई हैं उसको हम डेथ रेट बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टर्म है माइग्रेशंस। माइग्रेशन क्या होती है? माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। यानी माइग्रेशन का मीनिंग हो गया कि किसी कंट्री से बाहर जाना और किसी कंट्री में आना, यानी इंडिया से कितने लोग बाहर जा रहे हैं, कितने लोग इंडिया में आ रहे हैं, ये सारे हम इनको माइग्रेशन में बोलेंगे। बर्थ्स एंड डेथ्स आर द नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। बर्थ होना और डेथ रेट होना ये एक नेचुरल काज है, इसी कारण जो है वो पॉपुलेशन चेंज होती है। तो द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। तो कितना डिफरेंस आया है बर्थ रेट में और डेथ रेट में, और जो डिफरेंस आता है बर्थ रेट में और डेथ रेट में, वही हमारी नेचुरल ग्रोथ होती है कंट्री की। अब इस ग्रोथ की थोड़ी सी आपको और मैं नेचुरल ग्रोथ का कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए आपके लिए इमेज भी लाया हूँ, वहाँ से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से जो है बर्थ रेट जो है वो हमारा जो है बढ़ता है। देखिए दोस्तों, अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगा और डेथ रेट होगा कम तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी। उसके लिए ये वाली इमेज आ गई। तो अगर बर्थ रेट बराबर हुआ और डेथ रेट भी बराबर हुआ तो पॉपुलेशन स्टेडी रहेगी, यानी पॉपुलेशन ना बढ़ेगी ना कम होगी। लेकिन अगर डेथ रेट बढ़ गया और पॉपुलेशन जो है वो डेथ रेट बढ़ गया लेकिन बर्थ रेट कम हो गया तो पॉपुलेशन जो है हमारी वो डिक्रीज़ करेगी। तो इस तरीके से जो है वो पॉपुलेशन हमारी डिक्रीज़ और बढ़ती है या स्टडी रहती है। तो ये आपको समझ आ गया इमेज से। अब जो बच गए टर्म्स है लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नेचुरल ग्रोथ रेट, मैंने आपको बता दिया। एमिग्रेंट्स क्या होते हैं? एमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव ए कंट्री। जो लोग जैसे इंडिया से को छोड़ के जो अमेरिका रहने जाएंगे तो उनको हम एमिग्रेंट्स बोलेंगे, लेकिन जो अमेरिका से इंडिया में रहने आएंगे उनको हम इमिग्रेंट बोलेंगे। यानी जो कंट्री में अंदर आ रहे हैं वो इमिग्रेंट, जो कंट्री से बाहर जा रहे हैं वो एमिग्रेंट। तो ये टर्म्स आप याद रखिए।
अब दोस्तों थोड़े से एक और लाइन में आपको बताना चाहता हूँ कि कंट्रीज़ लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर। दोस्तों जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन इतनी बड़ी है वो सिर्फ इसी कारण बड़ी है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा इमी माइग्रेशन हुई है। इन माइग्रेशन का मीनिंग बहुत सारे लोग जो है वो अमेरिका में मतलब एम्प्लॉयबिलिटी के कारण वहाँ पे गए हैं, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है तो इसलिए बहुत सारे पीपल को वो कंट्री अट्रैक्ट करती हैं। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है, सूडान इज एन एग्जांपल ऑफ ए कंट्री दैट हैज़ एक्सपीरियंस्ड ए लॉस ऑफ पॉपुलेशन नंबर्स ड्यू टू आउट माइग्रेशन आर इमीग्रेशन। लेकिन सूडान एक ऐसी एग्जांपल है कंट्री की जिसने जो बड़ी सारी पॉपुलेशन जो है उसकी डिक्रीज़ कर गई है। क्यों डिक्रीज़ कर गई है? क्योंकि वहाँ से आउट माइग्रेशन हुई है, यानी सूडान कंट्री से बड़े सारे लोग जो है वो दूसरी कंट्रियों में चले गए, तो इसीलिए सूडान कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो बड़ी डिक्रीज़ कर गई। नेक्स्ट है दोस्तों पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी पॉपुलेशन चेंज होने का पैटर्न क्या है। तो रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड, तो किस तरीके से पॉपुलेशन जो बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड में, ये तो पूरे वर्ल्ड में वेरी करता है। नेक्स्ट दोस्तों पॉपुलेशन कंपोजिशन, हाउ क्राउडेड ए कंट्री हैज़ लिटल टू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी हम ये नहीं कह सकते, हम ये कैसे कभी नहीं कहेंगे कि अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो फिर उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी। हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाएंगे, जैसे बोथ बांग्लादेश और जापान जो है वो एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं। बांग्लादेश और जापान जो है एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं, लेकिन जो जापान है वो इकोनॉमिकली बहुत डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन बांग्लादेश जो है वो उससे कम डेवलप्ड है। तो ये तो कहना बिल्कुल गलत है कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती। ये मैंने आपको एग्जांपल से क्लियर करवा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज ए रिसोर्स वी नीड टू नो अबाउट देयर क्वालिटीज़। अगर हमें ये समझना है कि ये जो हमारी कंट्री के लोग हैं, पॉपुलेशन जो है वो कैसे एक इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री में कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलप्ड करा सकती है, तो हमें लोगों की क्वालिटीज़ को समझना पड़ेगा। हमें अपनी पीपल की क्वालिटीज़ को समझना होगा। पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल। हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट मतलब वेरी करती है, एज में वेरी करती है, सेक्स में वेरी करती है, लिटरेसी रेट में वेरी करती है, हेल्थ कंडीशन में वेरी करती है, ऑक्यूपेशन में वेरी करती है, इनकम लेवल में वेरी करती है। तो इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल। तो ये जितनी भी ज़रूरी जो ज़रूरतें हैं लोगों की पॉपुलेशन, किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन की ये जो ज़रूरतें रहती हैं कि जैसे वुमेन में और मैन में कोई क्रिटिसिज्म तो नहीं ना है, कोई भेदभाव तो नहीं ना हो रहा फीमेल में या मेल में, तो इस तरह की, या हेल्थ कंडीशन ठीक है कि नहीं, ऑक्यूपेशन ठीक है कि नहीं, लिटरेसी रेट ठीक है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें को जब हम ध्यान रखेंगे अपनी पॉपुलेशन का, तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो एक अच्छी मतलब महत्वपूर्ण जो है वो रिसोर्स सिद्ध होगी। एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ ए कंट्री इज़ बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पैरामिड, आल्सो कॉल्ड एन एज सेक्स पैरामिड। दोस्तों ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन पैरामिड क्या होता है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से समझिए। तो कहते हैं कि एक इंटरेस्टिंग वे है पॉपुलेशन, पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को रीड करने का कि किस तरह की पॉपुलेशन है, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने यंग हैं, कितने एडल्ट हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए एक पॉपुलेशन पैरामिड बनाया जाता है। जब हमारा सेंसस होता है तो तब पॉपुलेशन पैरामिड बनाया जाता है, जिसके थ्रू हम बड़े अच्छे से उसको स्टडी कर सकते हैं। अब दोस्तों ए पॉपुलेशन पैरामिड जो है वो शोज़ द टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स, यानी वेरियस एज ग्रुप में पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है। जैसे 5 to 9 ईयर कितने हैं, 10 to 14 ईयर कितने हैं। द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच ऑफ दोज ग्रुप्स। तो जो परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन की वो डिवाइड की जाती है कि मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं।
तो इनके अलग अलग जो है वो ग्रुप बनाए जाते हैं। द शेप ऑफ द पीपल pyramid पॉपुलेशन pyramid टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो ये पूरी स्टोरी जो है पॉपुलेशन की, वो पॉपुलेशन pyramid जो है वो हमें बताता है किसी पर्टिकुलर कंट्री की। द पॉपुलेशन pyramid आल्सो टेल्स अस हाउ मैनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन ए कंट्री। दोस्तों डिपेंडेंट्स होते हैं, जैसे छोटे बच्चे की केयर करनी पड़ती है तो उनको हम डिपेंडेंट्स बोलेंगे। जहाँ जो हमारे ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं उनकी हमें केयर करनी होती है तो उनको हम डिपेंडेंट्स की कैटेगरी में डालेंगे। तो ये भी देखा जाता है कि हमारी कंट्री में कितने डिपेंडेंट्स हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो ओल्ड एज पर्सन्स हों। तो ये सारा कुछ जो है वो पॉपुलेशन pyramid में दिखाया जाता है। स्किल्ड स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल एंडोड विद ए पॉजिटिव आउटलुक आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कहता है कि मेहनती लोग होना और एक अच्छी सोच वाले लोग होना और एक आशावादी यंग पीपल का जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स माना जाएगा किसी कंट्री के फ्यूचर के लिए। मैं एक बार दोबारा आपको बता रहा हूँ, नेशन पूरी मतलब किसी कंट्री की अच्छा रिसोर्स क्या माना जाएगा, एक मेहनती पॉपुलेशन, एक अच्छी सोच वाली पॉपुलेशन, एक आशावादी पॉपुलेशन और एक एजुकेटेड पॉपुलेशन। जो हेल्दी पॉपुलेशन, एजुकेटेड पॉपुलेशन जो है एक बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो आने वाले फ्यूचर में किसी भी कंट्री के लिए सिद्ध होती है। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच एन रिसोर्स। तो हम किस्मत वाले हैं कि हमारे इंडिया को एक अच्छा, सबसे अच्छा रिसोर्स जो इसको ह्यूमन रिसोर्स हम बोल रहे हैं वो हमारे इंडिया को मिला है। दे मस्ट बी एजुकेटेड, उनको अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए, एजुकेट किया जाना चाहिए। एंड प्रोवाइडेड स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव। उनको जो इंडिया की पॉपुलेशन है इनको अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाना चाहिए, अच्छी स्किल्स प्रोवाइड कराई जानी चाहिए और अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए कि वो अपनी क्षमता को मतलब दिखा सकें, अपनी क्षमता किसी भी फील्ड में जिनकी उनकी क्षमता जो है उसको बढ़ा सकें और प्रोडक्टिव यानी प्रोडक्टिव बना सकें अपनी क्षमताओं को। तो उसके लिए हमें अपनी जो पॉपुलेशन है उसको एजुकेट कराना होगा और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर जो है वो आगे बढ़ने के मुहैया कराने होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको इमेज से भी बता देता हूँ थोड़ा पॉपुलेशन pyramid का। तो दोस्तों पॉपुलेशन pyramid इस तरीके से दिखाया जाता है, जैसे पूरा इधर एक तो ये एजेस वाला ग्रुप हो गया, इस साइड यहाँ पे पूरी एज दिखाई हुई है कि कितने कितने पूरे ग्रुप में बनाए हुए इतने इतने एज के इतने इतने पीपल हैं। फिर इसमें दिखाया हुआ है कि मेल्स कितनी हैं, फीमेल्स कितनी हैं। फिर इसमें और भी इसके जो कलरिंग वगैरह की है उसके बेसिस पे इसमें दिखाया जाता है कितने एजुकेटेड हैं, कितने जो है कम एजुकेटेड हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने कम तो कितने हेल्दी हैं, कितने बीमार हैं। तो इस तरीके की पूरी जो क्लासिफिकेशन डिटेल है वो पॉपुलेशन pyramid जो है वो दिखाता है। तो दोस्तों जब ये सेंसस होता है हमारा, जैसे अभी 2020 को जो सेंसस होना था वो नहीं हुआ है कोरोना की वजह से, तो 2011 वाला जो सेंसस है हमारा तो वो जो है वही सेंसस अभी चल रहा है। तो दोस्तों ये मैंने पॉपुलेशन pyramid आपको समझा दिया। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा लेक्चर जो है ख़त्म हुआ है और लेक्चर के साथ साथ हमारी जो ज्योग्राफी है 8th क्लास भी ख़त्म हो चुकी है। तो अगर मैं क्वेश्चन की इमेज लाना भूल गया था, लेकिन मैं थोड़े से आपको क्वेश्चन रीड करके बता देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि विच डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू, कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन टर्म जो है वो क्या रेफर करती है। हाउ पॉपुलेशन इन ए स्पेसिफाइड एरिया चेंज ओवर टाइम, द नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ पीपल बोर्न इन ए स्पेसिफाइड एरिया। तो ये जो पॉपुलेशन कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, तो ये तो पॉपुलेशन चेंज होता है, ये भी नहीं आएगा। हाउ पॉपुलेशन ए स्पेसिफाइड एरिया चेंजेस ओवर टाइम, ये तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, ये भी नहीं आएगा। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस ए गिवन एरिया, तो एक गिवन एरिया में पॉपुलेशन कैसे फैली हुई है उसी टर्म को तो हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का आएगा, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस ए गिवन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि विच आर 3 मेन फैक्टर्स दैट काज पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज करने के लिए कौन से 3 फैक्टर्स हैं। बर्थ, डेथ, मैरिज, ये भी मैरिज तो नहीं आएगा, ये गलत हो गया।
बर्थ डेथ एंड माइग्रेशन, बर्थ डेथ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ डेथ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी नहीं आएगा। बर्थ डेथ एंड माइग्रेशन जो है वो किसी कंट्री की पॉपुलेशन चेंज कर सकती हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो बी पार्ट आएगा। बर्थ डेथ एंड माइग्रेशन जो है वो कारण है पॉपुलेशन चेंज होने का। तो नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए पॉपुलेशन पिरामिड। तो पॉपुलेशन पिरामिड है क्या, तो मैंने अभी अभी समझाया। तो ये है एक ग्राफिकली प्रेजेंटेशन ऑफ द एज सेक्स कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन इज नोन एज द पॉपुलेशन पिरामिड। नेक्स्ट इसके क्या क्या, ये तो ठीक आंसर है इसका। दूसरे क्या इसके ऑप्शन थे, व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन एरिया इज सो हाई दैट पीपल लिव इन ए टॉल बिल्डिंग। तो ये सामने दिख रहा है आपको, ये कोई टॉल बिल्डिंग तो है नहीं, ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट ये ऑप्शन हो सकता है कि पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन लार्ज एंड अर्बन एरियाज़। तो बिल्कुल नहीं, लार्ज अर्बन एरियाज़ की पॉपुलेशन को नहीं देखते हैं हम पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को देखते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने एक दो क्वेश्चन आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए बताए हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना है क्योंकि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर ख़त्म हुआ और ज्योग्राफी 8th क्लास की जो है वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो जल्दी ही हम नई लेक्चर के साथ हाजिर होंगे जिसमें हम 9th क्लास की ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि 9th क्लास की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस हैं 9th क्लास की ज्योग्राफी से। तो जल्दी ही हम उस पे क्लासेस लेना, आज ही शायद आज ही हमारी क्लास जो है उसमें अपलोड हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जब तक कि हम नई लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।